गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी की संगत को नमस्कार और प्यार और गुरु जी महाराज डुगरी वालों की जय। ऐसा है कि हम 2002 में गुरु जी के पहली बार दर्शन किए। मेरी बेगम जो हैं वो भक्ति भाव में बिलीव करती हैं और एक दोस्त के थ्रू हम वहाँ गए तो बड़ी संगत आती थी और तरह तरह के लोग आके बैठते थे और तो वहाँ पे जो था, मैं आई हैव बीन अ नॉन बिलीवर कि मुझे ऐसे कभी मैं गुरुओं के पास कभी नहीं गया था। ये बात दूसरी है कि मदर टेरेसा के साथ मेरा बहुत प्यार था क्योंकि मैं उनके काम और उनकी जो वो सेवा करती थी गरीबों की, उसको फोटोग्राफ करता था। तो मदर से मेरी बड़ा प्यार और रिस्पेक्ट थी और दलाई लामा जी से भी बहुत प्यार था। तो पर एज सच पर्सनल गुरु में मेरा बिलीफ नहीं था। लेकिन जब हम पहली बार ही गए तो गुरु जी ने कुछ एक ऐसी बातें की हमसे कि मुझे भी सोचना पड़ गया कि भाई ये तो कोई आम गुरु जी नहीं है। जैसे कि मेरी बेगम को थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, तो पहले दिन ही गुरु जी बोले, गुरमीत आके मेरे चरण दबाओ। अब हम मीता बुलाते हैं उनको, सभी उनको मीता से जानते हैं और गुरुजी उनका पूरा नाम लेके बोल दिए कि गुरमीत आओ मेरे पाँव दबाओ। तो गुरमीत जो थी वो आधा घंटा तक पाँव दबाती रही और मैं देखता रहा लाइक अ सिनिकल जर्नलिस्ट फोटोग्राफर कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो इतनी देर में लंगर शुरू हो गया। तो जब लंगर शुरू हो गया तो गुरुजी कहते जाओ लंगर छको। तो जब वो उठी गुरमीत तो मुझे कहती हैं कि मेरे तो शोल्डर में और नेक में जो पेन और जो स्टिफनेस थी वो तो गई। तो मैंने कहा भाई ये तो आप बड़ी भाग्यशाली हैं। तो इस तरह से शुरू हुआ और गुरुजी जानते थे कि मैं किंतु परंतु वाला आदमी हूँ और वो मुझे कहते भी थे कि तू किंतु परंतु बहुत करता है। मैंने कहा गुरुजी मेरी ज़िंदगी ऐसे भी थी। देखिए जर्नलिस्ट जो होता है ना, कहीं भी जाता है तो बड़ी खुरेदने वाली आँखों से दुनिया को देखता है कि कौन कहाँ पे क्या है। तो फिर जब भी कुछ एक ऐसी संगत आई कि जिनके साथ उनका इंटरेक्शन देख के इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी रिलेशनशिप। गुरुजी में एक अजीबोगरीब एनर्जी और फीलिंग होती थी लोगों के साथ और अलग अलग संगत के साथ, स्पेशली उनकी जो पुरानी संगत है। तो मैं तो फोटोग्राफर हूँ तो देखना तो मेरा धर्म है और फिर पेनिट्रेट करके देखना, दूर तक देखने की कोशिश करना मेरा धर्म है। तो एक दिन मेनका गांधी जो बड़ी फॉलोअर हैं गुरुजी की आज तक, जिनको मैं बहुत साल से जानता था, तो मुझे कहने लगी कि रघु गुरुजी की फ़ोटोज़ अच्छी वाली नहीं हैं, फ्लैश से खींची हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, तो तुम क्यों नहीं गुरुजी की फ़ोटो खींचते? मैंने कहा ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो हम दोनों मिल के गुरुजी के पास गए कि गुरुजी आपकी तस्वीरें इतनी मज़ेदार नहीं हैं और ये तो शानदार होनी चाहिए ना, आप शानदार हैं गुरु हमारे। तो गुरुजी ने स्माइल दी, कहते हाँ हाँ करेंगे करेंगे। तो हम फिर चुप कर गए। तो इसी तरह काफ़ी दिन बीतते रहे। तो एक दिन मैं कैमरा लेके ही चला गया। तो मैंने कहा मैं तो कैमरा ले आया हूँ। तो कहती चलो। तो मैं और मेनका गए और मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। गुरुजी हंस पड़े, कहते तू ले आया कैमरा, चल खींच ले। सो इस तरह शुरू किया। तो मैं
हर शाम को कैमरा, जब हम जाते थे 3 दिन 4 दिन हफ्ते में, मैं तस्वीरें खींचता रहा। वहाँ पे रात की लाइट होती थी, लिमिटेड लाइट होती थी, लेकिन फिर भी काम होता जाता था। तो एक दिन बैठे बैठे गुरुजी कहते, रघुराय दिखा तो सही तू क्या कर रहा है। मैं कह ठीक है गुरुजी। तो मैंने पता नहीं कितनी सौ तस्वीरें खींच डाली थी। तो अब रघुराय जो किंतु परंतु करने वाला आदमी है, अभी भी वो सेटल्ड नहीं था गुरुजी के चरणों में। तो जब गुरुजी ने कहा कि रघुराज दिखाओ तो सही कि तुम क्या कर रहे हो, हैं? मैंने कहा ठीक है। तो मैं बैठ के अपने ऑफिस में 2-3 दिन उनको एडिट किया और अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाली जो मुझे लगी कि बड़ी प्रेशियस है। पर जो उसमें सबसे कीमती बात मुझे दिखाई दी कि मैं ये मानता हूँ कि जब मैं कैमरा आँख पे लगाता हूँ तो मैं दुनिया को बड़ी इंटेंस और पेनिट्रेटिंग लुक से जानने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो इतनी तस्वीरें थी गुरुजी की, जिनमें से मैं सिलेक्शन कर रहा था, तो गुरुजी के पास तरह तरह के लोग आते थे और ज़्यादातर लेडीज़ उनके पांव दबाती थी। तो और सुंदर सुंदर लेडीज़ भी होती थी, और मेरी बीवी भी बड़ी सुंदर है। तो मैंने ये देखा कि कोई भी तस्वीर में, चाहे वो अच्छी तस्वीर मैंने खींची है या इतनी अच्छी नहीं है, गुरुजी वॉज नॉट सिटिंग लाइक अ मैन, ही वॉज लाइक मैग्निफिसेंस ऑफ सम काइंड। कि एक जो कहते हैं ना कि एक अनुभूति ऐसी जो जिसको डिस्क्राइब ना कर सके। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है कि गुरुजी क्या चीज़ है कि जिस तस्वीर में देखो वो अगर औरतों से भी पांव दबवा रहे हैं, तो गुरुजी वॉज नॉट सिटिंग लाइक अ मैन, ही वॉज मैग्निफिसेंस ऑल द वे। तो तब मुझे समझ में आया कि मेरी तस्वीरों ने मुझे बताया कि गुरुजी तो गुरुजी हैं। इस तरह से हमने शुरू किया। तो क्या था कि एक दिन गुरुजी में आया अंदर, तो मुझे कहने लगे कि रघुराय मेरे पांव दबा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं गुरुजी के चरण दबाने लगा और बस मैं धीरे धीरे चरण दबा रहा था, और मुझे अच्छी तरह दबाने भी नहीं आते थे। जब गुरुजी मुझे एक्चुअली कहते थे ना कि मेरे पांव दबाओ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मुझे कई लोग बड़ी बढ़िया भक्ति भाव से और उनकी उंगलियों में पता नहीं क्या लाते हैं कि कमाल के पांव दबाते हैं। मेरी बीवी भी बहुत कमाल का दबाती है। तो मैं पांव दबा रहा था, तो गुरुजी मुझे एकदम पूछते हैं कि रघुराय तू कहाँ जा रहा है। अब मैंने गुरुजी से तो कोई ऐसी बात कही नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी मैं पांव दबाने ही शुरू किए थे। तो गुरुजी कहते तुम कहाँ जा रहे हो रघुराय। तो मेरे अंदर ख्याल आया, मैंने कहा गुरुजी कमाल करते हैं कि सब जानते हैं फिर पूछते क्यों हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर साइलेंस रही, फिर कहते हैं अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा क्या करने जा रहा है। अरे सब जान ही जान आप। तो मैंने कहा गुरुजी वहाँ पे मैं एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ। कहते अच्छा। और मैं पहली बार इतने साल के फोटोग्राफी कैरियर में मैं किसी कमर्शियल गैलरी के साथ मैं शो करने जा रहा था। कमर्शियल गैलरी मतलब जहाँ पे आप फोटोज बेचेंगे भी। तो थोड़ी देर गुरुजी चुप रहे, फिर सडनली मुझे कहते हैं जा नोट छाप, गो मिंट मनी। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। सो जी मैं बॉम्बे गया, मेरी एग्जीबिशन हुई। तो हमने 50 पिक्चर्स की एग्जीबिशन लगाई थी, और हर पिक्चर के कुछ एडिशन होते हैं कि यू कैन सेल सो मैनी एडिशंस ऑफ ईच पिक्चर। तो टोटल मिला के कोई 180-70-80 फोटोग्राफ्स बिकी। दैट वाज द richest एवर फाइनेंशियल गेन आई हैड थ्रू फोटोग्राफी। जब मैं वापस आया तो मैं गुरुजी के चरणों में जा रहा था मत्था टेकने। तो गुरुजी कहते यार तू तो बड़ा पैसा बनाया। तो मैंने कहा गुरुजी जब आपने आशीर्वाद दिया तो वो कहाँ रुकेगा।
तो कहते आ जा बह जा। तो एक बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो हम बहुत मिस करते हैं अब, कि गुरु जी जितना प्यार देते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, और उसके अलावा लाड लडाते थे। अगर आप पंजाबी समझते हैं, हिंदी में भी मेरे ख्याल से सभी समझेंगे कि वो लाड लडाते थे। तो 31 दिसंबर का दिन था, तो सत्यशील जो खोसला आंटी के बेटे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो खोसला आंटी गुरुजी की भगत है, तो साथ पड़ोसी हैं। तो 31 दिसंबर को उनके घर में न्यू ईयर ईव की पार्टी थी। तो सत्यशील आया, उसने गुरुजी के पांव छुए और फिर कहता है, गुरुजी ये मेरा दोस्त जो है ना, इसको आप भेज देना पार्टी पे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के स्माइल किया। तो मुझे जाते वक्त सत्यशील कहता, रघुराय भूलना नहीं, आ जाना। मैंने कहा हाँ हाँ आ जाऊँगा। तो मैं तो गुरुजी के चरणों में बैठा था, आनंदित था। तो मैं बैठा था आनंदित होके, और गुरुजी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही थी। तो फिर आधे पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं, रघुराय जा पार्टी पे जा, विस्की भी ऐश कर। मैं क्या ठीक है गुरुजी। सो मैं उठा, और पड़ोसी में साथ ही में उसका घर था। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो भरा पड़ा उनका वो जो मेन ड्राइंग डाइनिंग हॉल है लोगों से, और सर्दी के दिन थे, सारे एकदम खचाखच भरा हुआ। और उसमें मैं 80% लोगों को जानता भी नहीं था। काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, थोड़े से जर्नलिस्ट थे। तो मैं गया, मैंने उसने सत्यशील ने मुझे एक ड्रिंक पोर किया। मैंने कहा छोटा डालना, छोटा। तो उसने एक ड्रिंक डाला, तो मैंने धीरे धीरे सिप किया। तो मैंने देखा कि क्या बात बन रही है, मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ पे। तो मैंने वो एक छोटा ड्रिंक पिया, और 15-20 मिनट में मैं अपने हाथ वाथ धोए और वापस गुरुजी की तरफ। अब जो खूबसूरत बात है, गुरुजी ने मुझे आते देखा सामने से। वो कितने 15-20 मिनट में, जब आप पार्टी पे गए हैं, न्यू ईयर ईव पार्टी पे गए हैं, तो मतलब दो एक घंटे तो लगते ही हैं पार्टीज में। 3 घंटे 4 घंटे लोग रातें बिता देते हैं। तो ज्यों ही गुरुजी ने मुझे आते देखा, गुरुजी अपने ऐसे हाथ रख के बैठे थे, तो उनके चेहरे पे स्माइल जो थी बड़ी होती गई। और जब तक मैं गुरुजी के चरणों में जाके बैठने लगा, तो गुरुजी प्यार से भरे हुए कहते, ओए तेरा जी नहीं लग गया मेरे बिना, तू वापस आ गया। मैं क्या गुरुजी, आप इतने करीब बैठे हो और मैं पार्टी में बैठूं, कैसे मैं बैठूं? मैं तो आ गया। गुरुजी कहते, आ जा, बैठ जा। वो एक क्षण का प्यार गुरुजी का मार दिया उसने, मेरी जान ले ली। मैंने कहा बताइए कितनी संगत बैठी है गुरु के पास, पर हर संगत, हर इंडिविजुअल गुरुजी के लिए इतना प्रेशियस हो जाता था कि कहते, ओ तेरा जी नहीं लग गया, आ जा तू, आ जा। आई मीन ਤੁਹਾਡੇ ग्रैंडफादर भी शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦੇ ਕਿ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ the joy, the happiness, the blessings in his eyes, this is what I'm talking about. So गुरुजी के साथ ऐसा इश्क चलता था। तो एक दफ़े क्या हुआ कि गुरुजी ने देखा कि संगत इतनी बढ़ गई है कि एम्पायर स्टेट में इतनी जगह नहीं होती थी। तो गुरुजी ने हुक्म दिया सबको कि भाई देखो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन संगत होती है। सब लोग जो हैं कोई भी दिन चुन ले, एक एक दिन आए, 4-4 दिन ना आए। तो हमने गुरुजी की बात सुनी, हम तो बड़े बोर हो गए कि गुरुजी क्या बोलते हैं कि आप 4 दिन नहीं आएंगे। तो पहला हफ्ता बीता, हम 1 दिन के लिए गए। दूसरा हफ्ता आया, हम 2 दिन के लिए चले गए। तीसरा हफ्ता आया, हम 3 दिन चले गए। कहते, ओए तेरा जी नहीं लगता, तेनू क्या सी 1 दिन आया करो। मैं क्या गुरुजी क्यों सानू क्यों इंज कहते हो? कहते ठीक है, फिर तू ते आंदा रहा कर। You see, this is how, I mean, he was so amazing. और
एक जो बड़ी लाजवाब देन थी गुरुजी की, कि गुरुजी क्या करते थे, जब रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे संगत चली जाती थी तो कहते रघुराय तू की जाके करना, तेरी आंटी भी अच्छी है, बैठ जाओ इतने। बैठ गए। गुरुजी ने कहा तो कितनी खूबसूरत बात है कि गुरुजी वांट्स अस टू स्टे ऑन, सो बैठ गए। तो बैठे हैं, रात के 11 बज गए, 12 बज गए, फिर क्या क्या खिलाते थे, क्या क्या लाड लड़ाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कहने लगे चलो आज बड़े मंदिर ले चलते हैं आपको। तो हमें बड़े मंदिर लेके जा रहे थे, हमारी गाड़ी में बैठे थे। तो मीता ने झट से कीर्तन लगा दिया कि गुरुजी बैठे हैं। तो गुरुजी बैठे हैं तो पीछे से कहते हैं ओए होए ओए हुण ते उन्होंने रब नूं आराम करन दिओ, हर वक्त ना उन्होंने तंग करो दे कीर्तन ला के which I thought was such a wonderful expression. सो जी हम गए, कोई 12 बजे पहुँचे बड़े मंदिर में। तो वहाँ पहुँच के हम 8-10 लोग थे। तो जब ऐसे संगत चली जाती थी और जो थोड़े से लोग रह जाते थे, देन ही चेंज इनटू अ शर्ट एंड ट्राउजर्स इनफॉर्मल वे, और हमारे साथ आके नीचे कारपेट पे आके बैठ जाते थे। तो हम चले गए वहाँ, 12 बज गए, 1 बज गया, चाय आ रही, कड़ा प्रसाद आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, खाए जा रहे हैं, पी सारा कुछ हुए जा रहा है। अब जब 3-4 बज गए तो मेरी तो नींद के मारे बड़ी बुरी हालत थी। मैंने कहा मारेंगे तो गुरुजी जो थे, गुरुजी ऐसे लेटे हुए थे, शर्ट पहने हुए कारपेट पे, मैं बिल्कुल उनके साथ बैठा था, और मीता और 4-5 लोग एक तरफ बैठे थे और इसी तरह 4-5 लोग दूसरी तरफ थोड़े दूर बैठे थे। तो मुझे लगा कि क्या करें, गुरुजी को तो लगता है नींद ही नहीं आती है, और हमारी तो बुरी हालत है। अब 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, जो भी टाइम था। तो मैंने सोचा गुरुजी को हिंट मारा जाए। मैंने कहा गुरुजी तुसी कदों सौंदे हो, तो आपको कब नींद आती है, कब आप सोते हैं? कहते ले ना मैं सोता था ना मैं खाता था, जब से आप लोगों से मिलना शुरू कर दिया है मैं खा भी लेता हूँ, कभी सो भी लेता हूँ। मैंने कहा मारे गए, नींद तो हमारी गई। तो गुरुजी बड़े इंटेंसली मेरे मुंह की तरफ देख रहे थे कि ये बंदा ऐसे क्यों पूछ रहा है। तो भोलेनाथ थे। तो फिर सडनली मुझे ख्याल है कि गुरुजी ऐसे मेरे जैसे मेरे गोदी में लेटे हों, इतने करीब थे। तो मैंने कहा गुरुजी एक खुशबू कित्थों आंदी है, तुहाडे कोल जिहड़ी आंदी खुशबू। तो गुरुजी ने क्या किया, अपनी शर्ट उठाई और अपनी नाभि की तरफ, जुन्नी की तरफ इशारा किया कि यहाँ से आती है। और मेरे में, मैं बैठा जो था, मेरे में और गुरुजी की नाभि में 2 फुट का भी फासला नहीं था। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जल्दी से झुका और गुरुजी की नाभि चूम ली मैंने, और इतनी महक, और गुरुजी के मुंह पे इतनी प्यार की स्माइल है। तो जो मैं एक बात फोकस करना चाहूँगा कि गुरु कितना भी बड़ा गुरु हुए, प्यार तो सबको चाहिए। और मैंने एक दफ़े नहीं अनेक दफ़े देखा कि गुरुजी को आप प्यार दो दिल से, पूर्णता से, तो फिर देखो वो क्या देते हैं आपको। तो बड़ा आनंद आता था कि गुरुजी जो थे, जब मैंने उनको चूम लिया तो उनकी आंखों में भी इतना ही प्यार था। तो इसी तरह फिर अचानक एक रात को फ़ोन आया 12 बजे मुझे बीपी भारद्वाज का कि रघु गुरुजी को हार्ट अटैक हो गया है और हम उनको ले जा रहे हैं एम्स। मैंने कहा एम्स क्यों ले जा रहे हो आप, मेदांता ले जाइए, तब मेदांता था या जो भी था, जहाँ पे नरेश त्रेहन है। उन्होंने कहा नहीं हमारे एक और डॉक्टर जो भगत हैं गुरुजी के, वो साथ हैं, तो इसलिए उनको वहाँ ले जा रहे हैं एम्स में, और वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और कहते हैं तुम नरेश त्रेहन से बात कर लेना जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, जो बड़े फेमस हैं।
तो उनसे बात करो कि क्या करें। तो मैंने नरेश त्रेहन को उठाया आधी रात को, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहते रघु, जब आप अगर वो एम्स लेके गए हैं तो जब वो वहाँ पहुँच जाओ तो डॉक्टर से मेरी बात कराना। अब मैं भी क्या बताता कि हार्ट अटैक हुआ है, तो आगे भी तो डिटेल्स होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो कोई हम 12:30 के करीब पहुँच गए। तो पता ये चला कि गुरुजी जो थे उनको एक हार्ट अटैक हुआ और उनको वो गाड़ी में डाल के ले गए। और जब वहाँ पहुँचे तो गुरुजी उठ पड़े, कहते चलो मैं चल के चलूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम स्ट्रेचर मंगवाते। कहते नहीं मैं ठीक हूँ चलो। तो गुरुजी चल के गए और अंदर जब उनको लेके गए डॉक्टर के वहाँ, तो वहाँ जब वो लेटे फिर से शायद उनको अटैक हुआ। और फिर जब तक हम गए तो तब तक गुरुजी की सांसें नहीं चल रही थी। तो कोई हम 8-10 लोग होंगे आसपास बैठे हैं इंतज़ार में। तो डॉक्टर्स ने तो फिर मैंने नरेश त्रेहन को फ़ोन किया, तो नरेश त्रेहन की बात कराई जो डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सांसें तो रुक चुकी हैं। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई, नरेश ने कहा कि रघु अभी तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि ये सांसें रुक चुकी हैं और अभी आप इंतज़ार करो। मैं क्या कहूँ कि इस वक्त क्या किया जाए, कहीं और ले जाने का या लाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम जो थे, जो भी 10-12 लोग थे, हम बैठे कि गुरुजी का क्या भरोसा, कब भी उठ के कहें चलो 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 यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलें। तो हम सुबह 7 बजे तक बैठे थे उनके आसपास। लेकिन जो कमाल की बात थी कि सारा वो एरिया, वो कमरा, वो जगह महक से गुरुजी की भरी हुई थी। और इतनी महक थी कि मैं यही सोच रहा था कि गुरुजी ऐसे में थोड़ी चले गए हैं, जब इतनी महक आ रही तो कैसे जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। पर वही कि 7-7:30 फिर डॉक्टर्स आए। उन्होंने कहा भाई देखो, अब आप फजूल में उनको यहाँ रख के बैठे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फिर हम उनको बड़े मंदिर ले गए। और बड़े मंदिर में तब तक सबको पता चल गया था और हज़ारों की संगत आ गई थी। और मैंने ज़िंदगी में इतने, मतलब हर आदमी जो था और बच्चा जो था वो यतीम हो गया था, हर औरत विधवा हो गई थी वहाँ पे। और इतनी सॉबिंग्स और इतना रोना मैंने कहीं नहीं देखा था। तो कोई 4-5 बजे उनका दाह किया गया शाम को। और जब तक आग बुझी, चारों तरफ संगति संगति, और जब तक आग बुझी इतनी महक चारों तरफ तो चारों तरफ लोगों ने कहा अरे गुरुजी कहाँ गए, चारों तरफ महक है। तो सारे के सारे फिर से आनंदित घूम रहे थे। ये बड़ी अजीब बातें हैं गुरुजी के बारे में। तो जब गुरुजी चले गए तो इट वाज अ बिग पेनफुल लॉस टू ऑल ऑफ अस। और जैसे मेरी उम्र गुरुजी से कम 10-12 साल बड़ी थी। और मैं ये सोचता था कि गुरुजी तो मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में, तो मेरी ज़िंदगी तो गुरुजी के चरणों में कट जाएगी। लेकिन जब गुरुजी इतनी जल्दी चले गए तो तब हमें ये लगा कि वाकई कि ये जो है ना, यतीम होने वाली बात है। तो मई में उनकी डेथ हुई। और फिर बीच बीच में कभी कभी संकेत आते थे गुरुजी के थोड़े बहुत, तो हम इंतज़ार करते थे कि कभी खुशबू आए, कभी कोई संकेत मिले। तो फरवरी में मीता, उसकी बड़ी सिस्टर और उनके बच्चे और हमारे बच्चे, हम फार्म पे बैठे थे। और दोपहर का टाइम था, अच्छी सी धूप में। तो हम बड़े लोग वाइन के गिलास लेके वाइन सिप कर रहे थे और बच्चे लोग हमारे साथ बैठे थे। तो उनकी सिस्टर के भी बच्चे, हमारे बच्चे भी,
और उनकी दो सिस्टर्स मीता की। तो मीता बैठे बैठे कहती है सडनली कि बड़े दिन हो गए ना, गुरुजी से कोई वार्तालाप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने कहा हाँ, क्या कर सकते हैं यार, हमारे बस का थोड़ी है, गुरुजी करें तो करें, हम कहाँ से कर सकते हैं। तो इतनी बात मैंने कही तो एक तितली आई, तो वो मेरे ऐसे चक्कर काटने लगी। जब उसने एक काटा, दो काटे, तीन काटे और काटती गई, तो तब मैंने कहा देखो गुरुजी आ गए। तो वो तितली मेरे चक्कर ही काटती गई, पता नहीं 10, 12, 15 काट लिए। तो मीता की जो बड़ी सिस्टर है, जो गुरुजी को नहीं जानती थी और कभी गई नहीं थी, तो उसने मजाक से कह दिया कि अब तुम्हारे गुरुजी आए हैं तो उनको वाइन पिलाओ ना। तो मैंने कहा देखो हमारे गुरुजी जो थे ना, ऐसे नहीं थे कि जी आप ये ना करो वो ना करो, कहते थे जो भी करो डिसेंट तरीके से करो। और हमें इसके लिए भी, ड्रिंक्स के लिए भी नहीं रोकते थे। तो कहती है फिर पिलाओ ना, और पर तितली जो है वो मेरे चक्कर काट रही है। तो तितली जो है, बहुत बड़ा ग्लास था, उसमें नीचे इतनी सी वाइन थी। तो तितली जो है वो मेरे ग्लास के एज पे आके बैठ जाती है। तो मीता की सिस्टर का नाम है सिमरन। मैंने कहा सिमरन देखो आ गई ना गुरुजी पीने। तो वो एज पे ऊपर बैठी है तितली, तो वाइन जो है 2 इंच नीचे है बड़े ग्लास में, और वो कहती है ओहो तो वो तो ऊपर बैठे हैं ना, पिलाओ ना उनको। मतलब लिटरली समवेयर शी इज टेस्टिंग एंड समवेयर शी इज जोकिंग। तो तितली उसके ब्रिम से, एज से उठ के अंदर वाइन में जाती है, वाइन को टच करके आती है और फिर मेरे चक्कर काटती है। मैंने कहा देख लिया, मीता, बच्चा, एवरीबडी वाज मेस्मराइज्ड कि ये क्या हुआ। तो मेरी बेटी इतने में कहती, जो छोटी वाली पुरवई, कि पापा जब गुरुजी थे मेरी उनसे कभी बात नहीं होती थी और अभी भी नहीं होती है। तो तितली जो है मेरे से सीधा उसके सिर के चक्कर काटती है और काटती जाती है। तो उसके 5-6 चक्कर काट के, और मीता जो है वो बड़ा ही गुरुजी का भक्ति भाव रखती है और रखती थी, और गुरुजी उसको बहुत प्यार देते थे। तो वो तितली जो है जाके मीता के चक्कर काट के उसके सिर पे बैठ गई। फिर उसके बाद फिर वापस मेरे चक्कर काटे, फिर चली गई। तो गुरुजी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सप्रेशंस में बात करते और कनेक्ट करते थे। तो तब हमें लगा कि भाई हम इतने भी यतीम नहीं हुए, और गुरुजी कहीं ना कहीं तो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह पिछले कुछ सालों से तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि नई संगत इतनी आ गई है, इतनी आ गई है, और सबके पास नई नई कहानियाँ हैं और बड़ी बड़ी अद्भुत कहानियाँ हैं। और गुरुजी थे ही ऐसे कि उनकी हर एक से अलग अलग अद्भुत कहानी होती थी। तो बड़े दिन बीत गए और कुछ वार्तालाप नहीं, कुछ खुशबू नहीं, और कुछ एक प्रॉब्लम्स भी ऐसी आई कि जो मैंने सोचा कि गुरुजी ही निपटा सकते हैं, वो भी नहीं सुलझ रही थी। तो मैं काफ़ी परेशान था। मैंने कहा यार गुरुजी तो हमें भूल गए, छोड़ दो यार, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई वार्तालाप नहीं 4-5 साल तक। तो लास्ट अगस्त सितंबर हम कश्मीर में थे, शूट कर रहे थे, फोटोग्राफ कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी, अमिता भी वहीं थी। तो मुझे पेरिस से फ़ोन आता है कि हम एकेडमी दी बुज़ार्ट, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से फ़ोन कर रहे हैं, और हम
एक बहुत बड़ा अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ लिटरेचर के लिए और पेंटिंग के लिए दिया जाता था एवरी 2 years। फर्स्ट टाइम हम फोटोग्राफी में भी वो अवार्ड देने जा रहे हैं किसी फोटोग्राफर को। पहले सिर्फ आर्ट में और लिटरेचर में देते थे। और माइंड यू, जो बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रांस वॉज द कंट्री वेयर कैमरा वॉज इन्वेंटेड। फ्रांस इज़ द कंट्री वेयर सो मेनी ग्रेट फोटोग्राफर्स हैपेंड, जिन्होंने हमें भी इंस्पायर किया और मदद की। तो वही एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 1839 में कैमरा की इन्वेंशन अनाउंस की गई थी। तो उसी एकेडमी में से मुझे फ़ोन आया कि भाई हम ये बहुत बड़ा अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं फोटोग्राफी के लिए, तो और आपका भी नाम 16 टॉप फोटोग्राफर्स में आया है। तो मैंने कहा अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मुझे कहते हैं थोड़ी देर रुक के कि विल यू एक्सेप्ट इट इफ़ यू गेट इट। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा इतना बड़ा अवार्ड, हु विल से नो। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल। तो मैंने पूछा उनसे और ये 16 फोटोग्राफर्स कौन हैं। तो उन्होंने जो मुझे नाम बताए तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि उनमें से कई मेरे से भी सीनियर थे जिनको हम एडमायर करते थे। और जो कोई पेरिस में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई लंदन में है, दे आर कनेक्टेड पीपल। और मैं तो ना कहीं आऊँ ना कहीं जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें 2 दिन का समय लगेगा एंड वील लेट यू नो। आई सेड थैंक यू वेरी मच। तो मैंने मीता को और अवनी को, बेटी को बताया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है। तो मैं ऐसे ही ये बात हो गई, सारे दे वर वेरी एक्साइटेड। अच्छा 2 दिन में चलो देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा अरे बाप रे यार, चलो 16 फोटोग्राफर्स दुनिया के बेस्ट हैं, उनमें तो हमारा नाम आ गया, लेकिन मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं किसी से मिलता नहीं, कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो करते कराते एकदम मुझे स्ट्राइक किया। मैंने कहा अरे, अगर गुरुजी ने बटन दबा दिया तो किसकी हिम्मत है जो कोई रोक सके। तो खैर मैं चुप हो गया, बैठ गया। तो मुझे कोई 2-2.5 घंटे में वापस फ़ोन आ गया उसी दिन, मिस्टर रघुराय यू वन इट। क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये अगर कह रहे मैं 16 फोटोग्राफर्स में से हूँ और 2 दिन लगेंगे, मुझे अभी क्यों फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो समवेयर दे हैड ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट बाय वोटिंग। 11 जूरीज थे, 11 जजेस थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। तो उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि हु इज़ द बेस्ट, हु शुड बी गेटिंग इट। तो 2 घंटे में फ़ोन आ गया कि मिस्टर राय यू वन इट। आई सेड हाउ कम। कहते हैं यू सी व्हेन योर वर्क वाज फाइनली being screened, everybody said his work is multi-layered, multi-directional, इसकी जर्नी जो है बहुत गहरी है, इसी को दिया जाए। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी जो है, इनका भरोसा नहीं ना कि कब कहाँ पे क्या कर दें। वो ये भी कहते थे कि ये मत सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे भी पता है कि उससे भी बढ़ के तुम्हें क्या तुम्हारे लिए कीमती होगा। तो गुरुजी जो है ऐसे ऐसे खेल खेलते थे और खेलते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि गुरुजी जो थे वो मिरेकल मैन थे। और तब मुझे ये भी सोचने को मिला कि देखिए, मेरा मदर टेरेसा के साथ बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। मैंने उन पे 3 बुक्स की। मैंने दलाई लामा जी पे 1 बुक की, तब अभी 1 की है। ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी पावरफुल। तो दूसरा, जो आज दुनिया में एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए, ये बात मुझे ज़रूर शेयर करनी है कि जो आज दुनिया में धर्म के नाम पे पाप हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं,
एक तरफ जिहादी बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदुत्व के लोग तरह तरह की चीज़ें इधर उधर कर बैठते हैं। क्रिश्चियंस ने अपना कुछ किया है। तो धर्म के नाम पे इतनी किलिंग्स और इतनी सेपरेशंस और डिविजन्स हो रही हैं दुनिया में कि द वर्ल्ड इज़ एट वॉर विद ईच अदर एंड देमसेल्व्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो अब ये कि भगवान आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, भगवान कहाँ से आएंगे? कि इंशाअल्लाह गॉड विलिंग ही विल हेल्प अस, क्राइस्ट विल कम। मेरा ये मानना है कि ये महापुरुष जो थे, जितने भी थे, बुद्ध हों, गुरु नानक हों, अल्लाह हों, राम हों, कृष्ण हों, ये बड़े बड़े संत लोग एक टाइम पे आए, अलग अलग टाइम पे, और दुनिया का कल्याण करके चले गए। लेकिन जो उसमें सबसे कीमती बात थी वो ये थी कि कौन थे वो, क्यों थे ऐसे, कि डिवाइन एनर्जी जो है उनके थ्रू काम करती थी। तो वो जिसको छू देते थे, वो डिवाइन एनर्जी उनके थ्रू जो काम करती थी, उसका करंट जो था वो लोगों को हील कर देता था या लोगों को सफरिंग से बचा लेता था। तो वो आए और वो चले गए, और कोई भी वापस नहीं आया और नहीं आने वाला। और इसी तरह गुरु जी कि वो क्या थे, वो डिवाइन एनर्जी थी। वो चाहे आप कहिए कि महादेव का अंश थे और हैं, तो क्योंकि गुरु जी अभी अभी हमारी ज़िंदगी में आए और अभी अभी उन्होंने चोला छोड़ा है, वो अभी भी हमारे साथ कनेक्टेड है। तो ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है वो मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब है। और मैं किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारे, ये बात दूसरी कि मैं सर झुका देता हूँ जहाँ पे भी मुझे फेथ लगता है, कि सर झुकाने में क्या जाता है, ब्लेसिंग्स ही तो मिलती हैं। तो फिर अगर ये भगवान नहीं थे तो और उनकी पूजा करना और प्रेयर में बैठना वो क्या है? अब बात ये है कि गुरु के भगत भी कीर्तन लगाते हैं, संगत सत्संग करते हैं, शेयर करते हैं, हम कर रहे हैं गुरु की शान में। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर कोई गुरु नानक का बिलीवर है तो गुरु नानक का एक इमेज है, कृष्ण भगवान है उनका एक इमेज है, राम हैं, क्राइस्ट हैं क्रॉस पे, उनका एक इमेज है। तो जब आप प्रेयर में बैठते हैं कि मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ, या मैं क्राइस्ट को के नाम पे प्रेयर कर रहा हूँ, या मेरे गुरु नानक, मेरे गुरु साहब, मैं उनके चरणों में बैठ के प्रेयर करूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं एक तरफ मैं भगवानों को नहीं मानता कि वो हैं अब और हमारी रक्षा करने आएंगे, क्योंकि इतने पाप हो चुके और इतने हो रहे हैं, और कोविड भी हो गया और लाखों लोग मर चुके हैं, और वो नहीं हैं और नहीं आ रहे हैं, तो फिर प्रेयर काहे की? अब प्रेयर जो है वो बहुत कीमती है, क्योंकि देखिए, जब आप गुरु नानक का, या हमारे गुरु जी तो साक्षात थे, हमारे सामने थे, उनका चेहरा हमारे अंदर है, तो जब हम बैठते हैं प्रेयर में, क्राइस्ट सूली पे चढ़े हैं उसका, उनका इमेज लेके, या भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते का इमेज लेके, तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम किसी की भी प्रेयर कर रहे हैं, वो तो नहीं आने वाले, लेकिन उसमें हमें जो इंटेग्रिटी और लाभ हो रहा है वो ये है कि उस इमेज के बेस पे हमारी कंसंट्रेशन प्रेयर की जो है उसको एक बिंदु, एक पॉइंट मिल जाता है कि ये है मेरे
जिनकी पूजा में मैं बैठा हूँ, तो एकाग्र होना, कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना आसान बन जाता है। तो अगर आप बुद्धा पे मेडिटेट कर रहे हैं या क्राइस्ट पे कर रहे हैं या गुरु नानक पे कर रहे हैं और आप करे जा रहे हैं सालों से, वो तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन वो जो प्रेयर के टाइम पे जब आप प्रेयर करते हैं, एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन आती है और डिवोशन आती है और मेडिटेशन एक आती है, उसका फील आता है, तो आप जो हैं, यानी कि आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट वो एक अलाइनमेंट में आ गए। तो वो जो अलाइनमेंट में आना जो है इंसान का अपने साथ, वो उसकी एनर्जीज को इकट्ठा करता है, कंसंट्रेट करता है। और जब कंसंट्रेटेड एनर्जी में आप काम करते हैं, काम अच्छा होता है। जब कंसंट्रेटेड एनर्जी में आप सोचते हैं या डील करते हैं किसी के साथ, तो उसमें पावर होती है। तो कहने का मतलब यह है कि राम अल्लाह कृष्ण तो नहीं आने वाले, लेकिन उनके नाम पे जो कंसंट्रेटेड एनर्जी प्रेयर के थ्रू आपने पाई है, वो आप ही को आपको रिस्टोर किया है उसने। यू बिकम वन होलसम पावरफुल इंडिविजुअल। और हमारे केस में हमारे गुरुजी तो रिसेंट फिनोमिना है, जिनको हमने छुआ है, जिनके हमने दर्शन पाए हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो वो हम सब के लिए कुछ लोग जो गुरुजी के भगत हैं, ये बड़ी कीमती बात है कि गुरुजी वो बैठे हैं वहाँ। और दूसरी बात ये भी है कि हम बड़े मंदिर जाएं या छोटे मंदिर जाएं, आज भी आंखें बंद करने के बाद घाटा नहीं लगता है कि आप जो हैं, जहाँ भी जाके आंखें बंद करते हैं, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी साक्षात, उनकी फीलिंग, उनकी एनर्जी, उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ होती है। क्योंकि ये मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस इतने करीब से रहा है। इसी तरह हज़ारों की संगत जिसने गुरुजी को इतने पास से देखा, छुआ और उनके सामने बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनकी जय कर रहे हैं और फुल मून में कईयों को दिखाई भी देंगे। मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस देखना है, पर गुरुजी मुझे शायद मून में ना दिखाई दे, कि मैं इतना मतलब वो नहीं कर पाता हूँ। पर ये ज़रूर है कि मेरी बेटियाँ, एक 22 साल 23 साल की है और दूसरी 26 साल की है। और तब वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी जिनको गुरुजी के पास ले जाते थे और गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेते थे। तो जो सबसे खूबसूरत बात है कि हमारी बेटियाँ, एक बॉम्बे में रहती है, एक दिल्ली में हमारे पास रहती है, और वो कोई पार्टीज़ पे, कोई ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और फालतू की दुनिया से नहीं रिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है गुरुजी हैं वहाँ, गुरुजी सब देखते हैं, गुरुजी सब जानते हैं। तो नीता उस दिन कह रही थी मुझे कि देखो पापा, हमारा सबसे बड़ा धन हमारी बेटियाँ हैं, जिनमें इतनी कंसंट्रेशन और गुडनेस है, ऑनेस्टी है और वार्मथ है, और ये गुरुजी की देन है। तो हमारा धन जो है, और ये जो फीलिंग है बड़ी कीमती है। और ऐसे में गुरु की प्यारी संगत को, सबको प्यार, और मैं सबसे शायद उम्र में आपसे बड़ा हूँ, जितने सुन रहे हैं सबको ब्लेसिंग्स, और गुरुजी महाराज की जय हो। ऐसा है। अभी कुछ और करना है, आई डोंट नो। कम नहीं यार, आई कांट स्पीक यार, मेरा गला थक गया।
Thanks so much. Good point. पढ़ना मुझे उसके लिए चश्मा चाहिए ना, क्या लिखा है दिखाना। Please continue. मैं क्या कहूँ इतना। और देखिए कि मैं Hey, एक but let me check with you. You told them about the butterfly. हाँ, You told them about द बिग अवार्ड। the big award. Then अब आप बताओ ना you कुछ। told them about your trip to France with the Khushbu. of नहीं, Gulje. इतनी ऐसी Arl छोटी छोटी की- बातें नहीं, छोटी छोटी बातें नहीं, but you have to tell them about नहीं। Arl की जो नहीं, नहीं, after ही महासमाधि के बाद। नहीं, इतनी नहीं बताई। आप बताओ ना कुछ। अंकल ऐसा है कि मैंने जो मोस्ट इंटेंस बातें थी और एक्सपीरियंसेस थे वो आपसे शेयर किए हैं, और भगवानों और प्रेयर का भी मैंने आपको अपना इंटरप्रिटेशन बता दिया, और अपने गुरु का भी बता दिया कि हमारे गुरु और उनकी प्रेयर बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे साक्षात हमारे सामने जिए हैं और हमने उनको छुआ है। तो बाकी तो मैं आई कैन नॉट कैरी ऑन विद मच है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।